नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में। आज हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह साहब, स्वागत है आपका। ये आपने बहुत लंबा आपका पॉलिटिकल कैरियर हो गया, ये इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से अन्य चुनाव थे वैसा ये चुनाव है। बनारस के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चित कोई सीट हो गई तो वो भोपाल हो गई। एजेंडा समझना चाहूँगा मैं आपका कि भोपाल के लोगों के लिए क्या एजेंडा है आपका? यहाँ पर अगर आप देखें तो नैसर्गिक साधन है, पहाड़ है, तालाब है, जंगल है, तो उसको एक टूरिज़्म का एक आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग का एक हब बनाया जा सकता है, गारमेंट्स का एक हब बनाया जा सकता है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री डेवलप की जाए। अगर आप देखेंगे BHEL में हज़ारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, वहाँ पर आसानी से कोई अच्छा सॉफ्टवेयर पार्क आ सकता है। इसी प्रकार पिछले 5 साल में जिस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट हाथ में सौंपने का प्रयास किया गया है मोदी जी द्वारा, लोगों में निराशा है। BHEL के लोगों में उसको हम कैसे पॉजिटिविटी में परिवर्तित करें, ये सारी बातें हैं जिस पर कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक विज़न लेके चल रहे हैं, आपने विज़न डॉक्यूमेंट भी बनाया। जो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं और जो बीजेपी है पूरा, वो इस लाइन पे बात ही नहीं कर रही। वो बात कर रही है उनके साथ जो अत्याचार हुआ, हिंदू मुस्लिम वाली लाइन पे लेके जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये कुछ आपके लिए मुश्किल होगा या आसान होगा? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनकी भी मजबूरी है, उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है। यदि आप देख लेंगे कि पिछली बार 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा नक्शा पेश किया था, एक विजनरी के रूप में उभरे थे, लेकिन कहाँ गया वो विजन? 5 साल के बाद वो विजन गायब है। अब केवल छद्म राष्ट्रवाद बिंदु बना हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक बिंदु बना हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनका हनन हो रहा है, वो उनके लिए समस्या नहीं है। आज मोदी जी ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। लंबा वक्त लिया, बीजेपी ने कदम ताल करती रही, बहुत सारे नाम हवा में तैरते रहे कि शायद ये हो सकते हैं, ये वो। बाद में आई साध्वी प्रज्ञा। तो क्या लगता है कोई नैरेटिव सेट करने के लिहाज से ही बीजेपी ने तय किया होगा? प्रज्ञा जी से बेहतर उम्मीदवार उनके पास था ही नहीं, इसलिए उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं साध्वी प्रज्ञा को? मेरे लिए हर चुनाव चुनौती है। वो इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी के एक खास कौम आपसे जुड़ी हुई है, जबकि आप मंदिर भी जा रहे हैं, आपने नर्मदा परिक्रमा भी की। ये इनका बीजेपी का कहा भी जाता है कि प्रोपेगेंडा में वो जल्दी सफल हो जाते हैं। ऐसी कोई चिंता तो नहीं है आपके दिमाग में? ना, बिल्कुल नहीं है। मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लोग सब जानते हैं। ये कितना ही सोशल मीडिया पर मुझे गाली दे दें, लेकिन मध्य प्रदेश का बच्चा ये बात जानता है कि मैं अधार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जिसका उपयोग मैं कभी राजनीति में नहीं करता। ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपकी न्याय योजना जो अभी आपके मैनिफेस्टो में है, आपको लगता है कि कांग्रेसी उतना पहुँचा पा रहे हैं ज़मीन तक इस एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की तुलना में? प्रयास तो कर ही रहे हैं और इसका असर भी हो रहा है। गरीबों में इसके बारे में उत्सुकता है। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में आपको लगता है एजेंडा राष्ट्रवादी होगा या फिर लोग समझदार हैं, अपनी बेसिक जो ज़रूरतें हैं उस पर वोट करेंगे? कोई राष्ट्रवाद का इन्होंने ठेका ले लिया है क्या? कौन राष्ट्रद्रोही है? जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, कौन ऐसा राजनीतिक दल या पार्टी है जो कि देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है? हम सब राष्ट्रवाद के मामले में कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये कहना कि राष्ट्रवाद की परिभाषा वही तय करेंगे, उसको मैं छद्म राष्ट्रवाद कहता हूँ। मुझे चुनौती स्वीकार करना अच्छा लगता है। राजगढ़ में जीत जाता कोई दिक्कत थी, और अभी जो मोना सुस्तानी खड़ी हुई वो भी जीत जाएंगी। आज ही मैं वहाँ से दौरा करके आया हूँ। लेकिन भोपाल सीट जो लगातार हम लोग हार रहे हैं 30 साल से, उसे जीतना एक चुनौती है, अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने भोपाल से लड़ने का जो मुझे सुझाव दिया था उसको स्वीकार किया। सर, ये साध्वी प्रज्ञा ने अभी जो हेमंत करकरे वाले शहीद हेमंत करकरे वाले मसले पे बयान दिया, उनको राष्ट्रद्रोही कहा, और वो अपने भाषणों में लगातार कभी वो रो देती हैं और
बजाय ये विजन देने के कि वो करेंगी क्या बतौर सांसद यदि जीती, तो सहानुभूति की बात ज़्यादा करती हैं, लोगों को अपील करेगा आपको लगता है, या फिर ये उनकी कवायद पर अगर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँ तो? मुझे दुख हुआ जब हेमंत करकरे के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। जिस व्यक्ति ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए भारत की सुरक्षा के लिए, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स ने इस वक्तव्य का समर्थन किया, प्रज्ञा जी के वक्तव्य का समर्थन किया। ये मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को राष्ट्रवाद का एक नमूना कहती है, वो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं जिसने इस देश के लिए शहादत दी हो, आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुझे दुख हुआ, मुझे निराशा हुई। बीजेपी कहती है कि हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द है नहीं, हिंदू कभी आतंकवादी। मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस शब्द का उल्लेख किया, आर.के. सिंह, उसको तो बीजेपी ने एमपी बना दिया, मिनिस्ट्री में ले लिया। एक दौर में सर आप बहुत ट्वीट करते थे, आपके बयान बड़े हु केयर्स के भाव में रहते थे। कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आप उस तरह से, आपके ना ट्वीट आ रहे हैं ना ज़्यादा बयान। ऐसा नहीं है। ट्वीट आज के ट्विटर हैंडल मेरा ट्वीट देख लीजिए, 5-7 ट्वीट मैंने किए हैं। नहीं उस तरह से, मतलब जो बिल्कुल तत्काल आपके बयान हेडलाइन बनते थे तुरंत। आज भी बनता है सर। इससे पहले कांग्रेस के ऐसे आयोजनों में ये समारोह पूर्वक साधु संतों की एंट्री नहीं होती थी। अब बहुत सारे साधु संत आपके समर्थन में आ गए, तो ऐसे लग रहा है कि साधु वर्सेस साध्वी हो रहा है। ऐसा नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट में कई लोग थे जिन्होंने कि फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया। मेरे स्वयं गुरु जी स्वामी स्वरूपानंद जी फ्रीडम मूवमेंट में जेल भोगी, 3.5 साल तक जेल में रहे। तो ऐसा नहीं, फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी साधु सन्यासी भी फ्रीडम मूवमेंट में रहे। अभी आपके समर्थन में जो जुटे हैं, तो आपको आशीर्वाद देने जो आते हैं, क्या उनका तर्क है साध्वी को लेके? ये तो उनसे पूछिए। ऐसा है कि मेरे संपर्क में साधु संत हैं और अच्छे संबंध हैं मेरे। सनातन परंपरा को मैं पालन करता हूँ, उनसे मेरे अच्छे संबंध भी हैं। अभी सर जो इनकम टैक्स की जो रेड हुई यहाँ एमपी में, मोदी जी ने एक आड़ ले ली उसके बाद कि मुझे कहते थे चौकीदार चोर है, ये देख लीजिए चोर कौन है। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक कल्चर है भोपाल से लेके दिल्ली तक। तो ये लगता है आपको कि जो सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी खुद? निश्चित तौर पर वो तो उनकी आदत में शुमार है। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, किस कदर उन्होंने एजेंसीज का दुरुपयोग किया है पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। और वही परंपरा और वही प्रैक्टिस यहाँ पर भी वो कर रहे हैं। लेकिन जनता इन सब बातों को समझने लगी है, तो इसलिए इनको नुकसान ही होगा इससे। मोदी जी के मुकाबले ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस में अभी तक सर्वमान्य क्यों नहीं है? यदि मान लीजिए महागठबंधन आपका पोस्ट पोल अलायंस भी हुआ, तो राहुल जी होंगे पीएम के कैंडिडेट? कांग्रेस के नेता तो वही हैं, लेकिन इस पर आपको चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2004 में भी ये डिबेट चलती थी। भाजपा के पास अटल जी हैं, आपके पास कौन है? लेकिन नतीजे सामने आए और 48 घंटे के अंदर हमने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, जो लोकप्रिय भी रहे और निर्विवाद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने जो कि 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे। इसलिए अब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो हम लोग सब मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे और अच्छी सरकार चलाएंगे। अब कांग्रेस के कई लीडर सर अपने भाषणों में कहते हैं कि यदि मोदी जी फिर चुन लिए गए तो वो इस तरह का भी संविधान संशोधन कर सकते हैं कि डिक्टेटर की तरह हो जाएं। ऐसा लगता है आपको भी? डिक्टेटर बनने की जो लालसा उनको है और हिटलर उनके प्रेरणा स्रोत रहे ही हैं। इसीलिए हिटलर का जो स्लोगन था बेटर टुमारो, अच्छे दिन मोदी जी का है। और उन्होंने भी, हिटलर ने भी अपने
जर्मनी के संविधान को पलटकर अपने आप को उन्होंने वहाँ का डिक्टेटर बनाया। उसी रास्ते पर मुझे लगता है कभी कभी नरेंद्र मोदी जी चलना चाहते हैं। वो डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा पक्षधर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। साध्वी सर जो बोलती हैं लगातार कि बहुत उनके साथ अत्याचार हुआ, उन्हें बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, और वो कहती हैं कि व्यक्तिगत झगड़ा है उनका आपके साथ, वो इस सब के पीछे वजह आपको मानती हैं। ये भी मुझे आश्चर्य लगता है कि मेरे कार्यकाल में तो उन पर एक मुकदमा भी नहीं लगा था। उन पर हत्या का आरोप लगा तो मध्य प्रदेश पुलिस ने लगाया, जिस समय शिवराज सिंह चौहान स्वयं चीफ मिनिस्टर थे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आज तक प्रज्ञा ठाकुर जी से मिला नहीं हूँ, तस्वीरें देखी हैं, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँगा। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में वो कितना ही मुझे प्रवोक करें, मेरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ भोपाल को किस प्रकार मैं ग्लोबल सिटी बना सकूं, कैसे यहाँ पे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकूं, यही मेरी प्राथमिकता होगी। सर बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान बहुत सारे मसलों पर बात की, सियासी मामलों पर भी बात की, अपने व्यक्तिगत मसलों पर भी बात की। इस हफ्ते राजनीति में इतना ही, अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से मांगेंगे कैफियत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।